हेलो डियर स्टूडेंट्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं और एक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये हम कब कब कमेंट कर सकते हैं या कौन कौन से कंपाउंड शो करेंगे, उसका हम कंप्लीट डिस्कशन पिछले पार्ट में कर चुके हैं। अब आज के पार्ट में हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि दो कंपाउंड अगर हमें गिवन है तो वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं है। उसके साथ ही उनकी नेमिंग कैसे डिफरेंट होगी एक दूसरे से, है ना। नेमिंग कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। इसलिए आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हम क्या डिस्कस करेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब नोमेनक्लेचर जो है वो हम अलग अलग टाइप के कंपाउंड के लिए अलग अलग टाइप की नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कंपाउंड्स को एक ही टाइप के नाम दे देंगे, हम अलग अलग टाइप की नेमिंग होती है। तो किस किस केस में हम कौन कौन सी नेमिंग करते हैं ये पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं ना। मैं आपको एग्जांपल्स कराता हूँ, इन एग्जांपल्स के साथ आप समझते जाएंगे। पहली नेमिंग हम पढ़ने जा रहे हैं सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। पहली नोमेनक्लेचर कौन सी पढ़ रहे हैं हम? सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। एक सीधी सी एक लाइन की डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो कंपाउंड्स जिनमें रिस्ट्रिक्टेड एटम के कोई एक ग्रुप आपस में सेम हो, उनमें हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। समझना इस चीज को। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। इसमें ये दोनों एटम जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इनके बीच में। अब इनके साथ जुड़े हुए अगर कोई भी किसी भी एक एटम के साथ जुड़े हुए दो ग्रुप सेम हो गए, मान लो एक एटम के दोनों अलग अलग हैं और किसी एक एटम के दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो क्या हम इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये दोनों एटम सेम हो गए, एक एटम से कनेक्टेड दोनों एटम सेम हो गए। दैट्स व्हाई ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कुछ और लगा देता, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मिथाइल कनेक्ट कर दिया, है ना, CH3 कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको पूछूं, बताइए क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? आप बोलेंगे जी हाँ, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और दोनों एटम के दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, इसलिए ये जीआई शो करेगा। तो इसमें जो ये पर्टिकुलर कंपाउंड हमें गिवन है, अगर इस कंपाउंड को आप चेक करो तो इसमें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, यानी इन दोनों एटम का कोई एक ग्रुप सेम है। ऐसा केस अपने पास जब भी आ जाएगा कि दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम या दोनों रिंग से जुड़े हुए एटम या दोनों अपने पास जो होंगे क्यूमिलीन से या स्पाइरो से जुड़े हुए दोनों एटम की कोई एक ग्रुप सेम हो जाए, एक वैलेंसी सेम हो जाए, उस केस में हम कौन सा नोमेनक्लेचर यूज करेंगे? सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। और इसको नाम देना भी बड़ा सिंपल है। अगर दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। अगर दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। अब इसी ग्रुप का, इसी कंपाउंड का एक और रिप्रेजेंटेशन भी तो हो सकता है जिसमें क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे CH3 है, ये एज इट इज है, लेकिन राइट साइड में ऊपर हाइड्रोजन हो गया और नीचे Cl हो गया। ये भी तो हो सकता है। क्या ये दोनों कंपाउंड, मैं आपको पूछूं, क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो पाएंगे? जी नहीं, नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इस कार्बन की और इस कार्बन की हमने जो वैलेंसीज है उनको ऊपर नीचे लगाया है और ये कंपाउंड कभी घूम नहीं सकता, तो ये इसमें इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये दोनों कभी भी इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, और अगर इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड में है। इसलिए इस आइसोमर को हम बोलेंगे सिस आइसोमर और इस टाइप के आइसोमर को हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। बड़ा सिंपल है। अगर दो ग्रुप सेम है तो हम सिस ट्रांस यूज करेंगे, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिंपल है। देखो इसके ज्यादा एग्जांपल्स तो होंगे भी नहीं ना, सिमेट्रिकल ही लगभग सेम ही होंगे सारे एग्जांपल जितने भी हम लेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ भी कनेक्टेड है फ्लोरीन और क्लोरीन। अब यहाँ तो दोनों ग्रुप ही सेम हो गए, दोनों मतलब ये दोनों तो डिफरेंट है, एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों भी डिफरेंट है, मतलब 100% जीआई तो शो करेगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। दोनों ग्रुप सेम है और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है कि सेम साइड है? देखो क्या आमने सामने है? नहीं, क्रॉस पे है। ये क्लोरीन ऊपर है तो ये क्लोरीन नीचे है, यानी इसका नाम क्या हो गया? ट्रांस। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? ट्रांस। और इसी कंपाउंड का एक और कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है जिसमें क्लोरीन ऊपर है फ्लोरीन नीचे। किसी एक कार्बन को पकड़ के, अच्छा मैंने दोनों कार्बन्स को पकड़ के घुमा दिया, मैंने दोनों कार्बन को पकड़ के घुमा दिया। मैंने क्या किया, इस फ्लोरीन को भी इस क्लोरीन को एज इट इज रखा, इस क्लोरीन को घुमा दिया। ऐसा नहीं करता हूं मैं, एक बार दोनों कार्बन को घुमा देता हूं। मैंने इस फ्लोरीन को भी मैं ऊपर ले गया, क्लोरीन को नीचे ले आया, और इस क्लोरीन को ऊपर ले गया, फ्लोरीन को नीचे ले आया। अब इसका नाम बताओ जरा।
फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अभी भी इसका नाम क्या रहेगा, ट्रांस रहेगा। तो कोई आपको पूछे कि बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप बस नेमिंग चेक कर लोगे। पहला मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फिर नेमिंग चेक कर लो, ये भी ट्रांस ये भी ट्रांस, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ये तो सेम ही है। एक दूसरा कंपाउंड इसका जो बने, जिसमें एक तरफ क्लोरीन हो नीचे फ्लोरीन हो, तो इधर भी ऊपर क्लोरीन हो नीचे फ्लोरीन हो, इसको अगर आप नेम देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। और ये कंपाउंड इस कंपाउंड के लिए क्या है, जीआई है। तो आई थिंक सिस ट्रांस की आपको कंडीशन समझ में आई। अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। और सिस और ट्रांस एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। आपको कोई एक कंपाउंड की सिस फॉर्म दे दे और बोले कि इसका जीआई बना के दिखाओ, आप क्या बना देंगे, उस कंपाउंड की ट्रांसफॉर्म बना देंगे। अगर आपको ट्रांसफॉर्म देके बोले कि इसका जीआई बना के दिखाओ, आप उसकी सिस फॉर्म बना देंगे। आपको दो कंपाउंड दे रखे हैं, पूछा है बताओ ये दोनों एक दूसरे के जीआई है या नहीं है, आप पहले तो चेक करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, फिर आप नाम चेक कर लोगे, दोनों ट्रांस है तो जीआई नहीं है, दोनों सिस है तो जीआई नहीं है, एक सिस है एक ट्रांस है तो दोनों एक दूसरे के जीआई है। आई थिंक इतनी चीज क्लियर हुई, ये चीज आई थिंक सबको क्लियर हो गई है ना, कि सिस ट्रांस नाम कर देख सकते हैं। अच्छा, अब यही एक बार हम रिंग में भी देख लेते हैं। देखो रिंग में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको एक ऐसी रिंग गिवन है, ठीक है, कोई भी आपको एक ऐसी रिंग, इस रिंग में उन्होंने यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है और यहाँ पे भी उन्होंने मान लीजिए क्लोरीन लगा रखा है। तो आपको याद रखना है हमेशा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ उन्होंने हमें जो लगा के नहीं दिखाया, वो क्या नहीं दिखाया है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होता है ना, जो हमें बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से जितने कम है उतने मान लेने हैं। अब इसके सिस और ट्रांस, क्या दोनों फॉर्म आप बना सकते हो, सर इसके सिस ट्रांस कैसे बनाए, तो याद रखना रिंग में जो दोनों ग्रुप होते हैं ना, वेज डेस पे कनेक्ट होते हैं। कहाँ कनेक्टेड होते हैं, वेज एंड डेस पे। तो आप क्या करोगे, ये मैंने साइक्लोपेंटेन बनाया और साइक्लोपेंटेन के साथ क्लोरीन या हाइड्रोजन में से किसी को भी एक को वेज पे रख लो, किसी एक को वेज पे रख लो, दूसरे को डैश पे ले जाओ। मैंने यहाँ क्लोरीन को वेज पे रखा है, हाइड्रोजन को डैश पे ले गया। अब बताओ इसका सिस बनाना है कि ट्रांस, अगर सिस बनाना है तो इस क्लोरीन को वेज पे रखा है तो इस क्लोरीन को भी कहाँ रखना पड़ेगा, वेज पे रखना पड़ेगा। और इस हाइड्रोजन को डैश पे रखा है तो इस हाइड्रोजन को भी कहाँ रखना पड़ेगा, डैश। रिंग के लिए वेज वेज आपस में सेम डायरेक्शन होते हैं, डैश डैश आपस में सेम डायरेक्शन होते हैं। वेज मतलब बाहर की तरफ, डैश मतलब अंदर की तरफ। ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म। अगर इसी का आपको ट्रांसफॉर्म बनाना पड़े तो आप सिंपली क्या करेंगे, साइक्लोपेंटेन तो एज इट इज बना लेंगे, उसके साथ एक कॉन्फ़िगरेशन को सेम रखो ना, दोनों को चेंज कर दोगे तब तो वापस सीस ही बन जाएगा। एक को सेम रखो, दूसरी को चेंज कर दो। दूसरी को चेंज कैसे कर दे, देखो इधर क्लोरीन वेज पे, हाइड्रोजन डैश पे एज इट इज रखा मैंने। क्लोरीन को मैं कहाँ ले गया, डैश पे ले गया, हाइड्रोजन को मैं वेज पे ले आया। तो अब देखो ये क्लोरीन वेज पे, ये डैश पे, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। और ये दोनों एक दूसरे के जीआई हैं या नहीं है, बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो आपको ऐसे कुछ भी पूछ सकता है ना, आपको किसी भी टाइप का पूछ सकता है। पहला आपको चेक करना है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले जीआई का फर्स्ट पार्ट देखो और आप एक बार डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये कर सकता है, फिर उसका दूसरा वाला बना के दिखा दो, बना दोगे आराम से। ये इट्स ऑल अबाउट सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर आपको ये ग्रुप मिल गया, मान लीजिए एक एग्जांपल और देखता हूं मैं ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लगा है क्लोरीन, यहाँ पे लगा है फ्लोरीन, यहाँ पे लगा है ब्रोमीन और यहाँ पे लगा है आयोडीन। आपको पूछा बताइए इसका नाम क्या है, तो इसको मैं सिस बोलूंगा या ट्रांस, जी नहीं, इसको ना ही आप सिस बोल सकते हो ना ही आप ट्रांस बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है दोनों एटम के बीच जो कॉमन हो। तो जब ग्रुप कॉमन नहीं है तो हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दूसरी नोमेनक्लेचर पे जाना पड़ेगा। और क्या है वो दूसरी नोमेनक्लेचर, चलिए उसका नाम भी देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरी नोमेनक्लेचर जो हम यूज कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, और जिसका नाम है ईजेड नोमेनक्लेचर। क्या नाम है उसका, ईजेड नोमेनक्लेचर। तो दूसरी अपने पास नोमेनक्लेचर हो गई ईजेड नोमेनक्लेचर। ईजेड नोमेनक्लेचर कब यूज कर सकते हैं, ईजेड नोमेनक्लेचर आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर एक ग्रुप सेम है, उसमें सिस ट्रांस यूज कर रहे हैं ना हम, उसमें ईजेड भी यूज कर सकते हैं। ईजेड लिखोगे तो भी गलत नहीं है ना, प्राइमली हम सिस ट्रांस यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ईजेड लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा ना। ईजेड कब यूज कर सकते हैं, सुनो। ईजेड हम जब मान लो ये हो गया मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि सेम ग्रुप सेम साइड या सेम ग्रुप अपोजिट साइड, क्योंकि सेम है ही नहीं कोई। तो यहां हमें प्रायोरिटी वाइज चलना पड़ेगा। इस नोमेनक्लेचर के लिए पहले हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है CIP रूल। इधर लिखता हूं मैं, हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है क्या, CIP रूल, कान इनगोल्ड प्रीलोंग। कान इनगोल्ड प्रीलोंग CIP रूल बोलते हैं इसको। सिंपल में नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपको, CIP रूल याद रखो।
सीआईपी रूल हमें ये बताता है कि ये जो एटम्स, ये जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, इनको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, इनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। और अगर एक बार हमें इनकी प्रायोरिटी पता चल गई तो हम इजीली इनको नाम दे पाएंगे। तो उस प्रायोरिटी के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं जिनको हम बोलते हैं सीआईपी रूल। सीआईपी रूल बोलता है, पहला पॉइंट है इस रूल का, कि वो ग्रुप या वो वैलेंसी, कार्बन की वो वैलेंसी जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाईएस्ट है, विद हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, ग्रुप हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑफ कनेक्टेड एटम, ऑफ कनेक्टेड एटम। इसका क्या मतलब हुआ अभी बताता हूं। विल हैव, विल हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब पहली प्रायोरिटी है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बोल सकते हो आप। फर्स्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब है पहली प्रायोरिटी मिलेगी उसको। जैसे यहाँ तो देखो, यहाँ तो चारों एटम क्या है, यहाँ तो चारों एटम की से एक एक ही एटम कनेक्टेड है ना, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक एक ही है। तो आपको कोई बोले प्रायोरिटी दो, तो ऐसा नहीं है कि चारों को कंपेयर करेंगे, नहीं, एक कार्बन से कनेक्टेड दोनों को कंपेयर करेंगे बस। लेफ्ट वाले कार्बन के आपस में कंपेयर कर लो, राइट वाले कार्बन के आपस में कंपेयर कर लो। लेफ्ट वाले कार्बन से फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ा है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे देंगे, क्लोरीन को, सेकंड प्रायोरिटी किसको दे देंगे, फ्लोरीन को। ऐसे ही इधर वाले कार्बन का चेक करो, आयोडीन और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयोडीन का, तो आयोडीन को दे देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्रोमीन को दे देंगे सेकंड प्रायोरिटी। दे दोगे ऐसे, हाँ या एग्जैक्टली, तो ऐसे प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब दो केस हो सकते थे ना अपने पास, एक केस तो ये जो बना हुआ है, एक केस और बना देता हूं मैं, ये ऐसे भी कनेक्टेड हो सकते थे, इधर क्लोरीन ऊपर होता, फ्लोरीन नीचे, और इधर सेम टू सेम ऐसा ही रहता, ब्रोमीन ऊपर, आयोडीन नीचे। इस केस में अगर मैं प्रायोरिटी देता तो क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, फ्लोरीन को सेकंड, आयोडीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्रोमीन को सेकंड। ऊपर वाले केस में आप चेक करोगे तो सेकंड सेकंड प्रायोरिटी आमने सामने है, इधर भी ऊपर सेकंड प्रायोरिटी, इधर भी ऊपर सेकंड प्रायोरिटी। इस आइसोमर को हम बोलते हैं जेड आइसोमर। इसको हम क्या बोलते हैं, जेड आइसोमर बोलते हैं। दूसरे वाले में आप चेक करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी के सामने सेकंड प्रायोरिटी आ रही है, लेफ्ट में ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट में ऊपर सेकंड प्रायोरिटी है। तो इस टाइप के आइसोमर को हम नाम देते हैं कौन सा आइसोमर, ई आइसोमर। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आ गए तो हम उसको बोलेंगे जेड आइसोमर, अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड आ गए तो हम उसको बोलेंगे ई आइसोमर। क्लियर है। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ कनेक्टेड एटम से, जो एटम कनेक्टेड है, कार्बन की नहीं देखेंगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो मेन ग्रुप हो गया अपना, इसके साथ अब जो एटम्स कनेक्टेड है उनके एटॉमिक नंबर देखो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। क्लियर है ये चीज, ठीक है जी। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो जरा मुझे बताओ अब कि अगर आपको ये वाला कंपाउंड गिवन हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH2CH3, CH2CH3, ठीक है, इधर आपको गिवन है मान लीजिए फ्लोरीन, इधर आपको गिवन है CH3, और इधर आपको गिवन है हाइड्रोजन। तो आप क्या करेंगे, इस केस में ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा हम जो फर्स्ट एटम कनेक्टेड होता है कार्बन से उनको कंपेयर करेंगे। इसमें फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन, इसमें फर्स्ट एटम क्या है, फ्लोरीन। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, टोटल ग्रुप की नहीं करेंगे आप, टोटल ग्रुप का एटॉमिक नंबर नहीं, सिर्फ पहले एटम का, इसका कार्बन है, इसका फ्लोरीन, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, फ्लोरीन को, क्योंकि पहले एटम में एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का ज्यादा है, इसको क्या मिल जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी। ऐसे ही इसका पहला एटम क्या है, कार्बन, इसका पहला एटम क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको क्या मिल जाएगी, पहली प्रायोरिटी, इसको क्या मिल जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी। तो बता दीजिए इस आइसोमर का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इस आइसोमर का नाम हो जाएगा ई आइसोमर, क्योंकि सेम प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और एक लास्ट एग्जांपल करते हैं इस पे, फिर चलेंगे आगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कनेक्टेड है आपके पास CH2, उसके साथ फ्लोरीन, नीचे कनेक्टेड है CH2 उसके साथ क्लोरीन, इधर कनेक्टेड है CH3 और इधर कनेक्टेड है हाइड्रोजन। चलो जल्दी से बता दो मुझे क्या करेंगे इस केस में, कार्बन, CH3 और हाइड्रोजन, किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, हमेशा CH3 को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, हाइड्रोजन को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि उसका फर्स्ट एटम कार्बन है, इसका फर्स्ट एटम हाइड्रोजन है। इधर अगर लेफ्ट साइड में चेक करो तो इसका फर्स्ट एटम भी कार्बन है, इसका फर्स्ट एटम भी कार्बन है। अब क्या करें, दोनों का फर्स्ट एटम अगर कार्बन कार्बन आ गया तो किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, तो याद रखिएगा जब पहला एटम सेम आ जाता है तो हम चेक करते हैं कौन से, सेकंड एटम्स को। इसमें कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा है, दो हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, इसमें कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा है, दो हाइड्रोजन एक क्लोरीन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तो सेम है, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा, क्लोरीन की ज्यादा, तो इसको क्या दे देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको क्या दे देंगे, सेकंड प्रायोरिटी। लेकिन ये आप डायरेक्ट नहीं करोगे कि सर क्लोरीन तो हमें इसमें वैसे ही दिख रहा था, हम वैसे ही प्रायोरिटी दे देते, जी नहीं, आप वन बाय वन चेक करोगे
क्योंकि वैसे प्रायोरिटी देने में क्या गड़बड़ हो जाती वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एक बार जल्दी से सेकंड रूल लिख लेते हैं। सेकंड रूल क्या हो गया हमारे पास? सेकंड रूल में मैं क्या बोल सकता हूँ? इफ फर्स्ट एटम ऑफ कनेक्टेड ग्रुप, इफ फर्स्ट एटम मतलब समझ गए ना, जो कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। इफ फर्स्ट एटम ऑफ कनेक्टेड ग्रुप्स, फर्स्ट एटम्स ऑफ कनेक्टेड ग्रुप्स आर सेम, देन देन क्या करेंगे हम? देन वी विल चेक, देन वी विल चेक फॉर द सेकंड एटम्स, विल चेक फॉर द सेकंड एटम्स, सेकंड एटम्स। और अगर सेकंड एटम्स भी सेम आ गए तो एंड सो ऑन, यहां से लिख दूं ना मैं, एंड सो ऑन का मतलब क्या हो गया कि अगर सेकंड एटम भी सेम आ गए तो हम क्या करेंगे? फिर हम थर्ड एटम्स को चेक करेंगे। थर्ड एटम भी सेम आ गए तो हम थर्ड एटम फोर्थ एटम को चेक करेंगे। एंड अब इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट और लिख सकता हूं मैं, सो ऑन एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन, एंड विल बी गिवन प्रायोरिटी विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, या मैं बोल सकता हूं ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। प्रायोरिटी विल बी गिवन ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहली बार जहां डिफरेंस आ जाएगा, सेकंड एटम में डिफरेंस आ गया, थर्ड एटम में डिफरेंस आ गया, फोर्थ एटम में डिफरेंस आ गया, जहां भी पहली बार डिफरेंस आ गया उसी के बेसिस पे हम प्रायोरिटी दे देंगे, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपका वो कब गलत हो जाता है ऊपर वाला, देखो मैं बताता हूँ प्रायोरिटी देना। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है, मुझे एक एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखिएगा इसको ध्यान से, है ना। यहाँ पे मुझे दे रखा है CH2 आयोडीन, ठीक है। इसको आयोडीन मत लो, CH3 बस इतना ही दे रखा है, CH इधर CH के साथ उन्होंने फ्लोरीन भी कनेक्ट कर रखा है। नीचे उन्होंने मुझे दे रखा है CH2 आयोडीन। अब अगर आप पूरे ग्रुप को देखते हैं, इधर सिंपल मैं CH3 या H ही लगा रहा हूँ। अब अगर आप पूरे ग्रुप को देखते हैं तो आप बोलोगे सर इधर तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मिल जाएगी CH3 को, बहुत सिंपल है, और सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगी हाइड्रोजन को, क्योंकि इसका पहला आइटम कार्बन है, इसका पहला आइटम हाइड्रोजन है। इधर अगर आप चेक करोगे तो पहला सर पूरे ग्रुप को अगर तुम देखना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे? सीधा सीधा सर नीचे वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयोडीन है, इसमें फ्लोरीन है। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? वन बाई वन चलेंगे। पहला आइटम इसका क्या है? कार्बन। इसका पहला आइटम क्या है? कार्बन। कार्बन के साथ आगे क्या जुड़ा है? दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। इस कार्बन के साथ आगे दो हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन के साथ एक फ्लोरीन और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। कार्बन और फ्लोरीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसलिए इस ग्रुप को मिलेगा फर्स्ट नंबर, इस ग्रुप को मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ऊपर वाले में ज्यादा एटॉमिक नंबर आ गया। हम लास्ट तक चेक नहीं करेंगे, पहला आइटम चेक करो, दूसरा आइटम चेक करो, जहां डिफरेंस आ जाए उसी के बेसिस पे बस दे दो, आगे भले ही उसमें कुछ भी हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जेड। देखने में हमें भले ही ये ई लग सकता है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? जेड नाम होगा। क्लियर है आपको ये चीज? तो यहां तक हम इजेड नाम दे सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ केसेस और आ जाते हैं, कुछ एक दो डिफरेंसेस और आ जाते हैं, तो वो भी छोटे मोटे याद रख लो आप। अगर ऐसा आ गया कहीं भी आपके पास, एक तीसरा रूल हम इसमें याद रखने वाले हैं। तीसरा रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ गया, अगर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं और कोई एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा आ गया कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक मिनट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे कनेक्टेड है CH2OH, ठीक है। इधर कनेक्टेड है, इधर भी मैं यही ले रहा हूँ सी डबल बॉन्ड OH, और इधर मैं ले रहा हूँ OH। ये आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल। इसमें आप पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? तो देखो लेफ्ट साइड में आप चेक करोगे तो पहला कार्बन है, दूसरा पहला इसमें भी कार्बन है, दूसरे नंबर पे इसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, लेकिन वो एक ऑक्सीजन नहीं है। जब भी आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ मिल जाए किसी भी कंपाउंड में, आपको अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको आप एज्यूम करेंगे ऐसे, इस कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, मतलब इससे दो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, एक बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, दूसरे बॉन्ड से एक इमेजिनरी ऑक्सीजन हम मान लेंगे। इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है कार्बन से, इसलिए एक कार्बन तो है ही, इससे एक कार्बन और कनेक्टेड है। मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो हम डुप्लीकेट कर देंगे एटम्स को, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ट्रिप्लीकेट कर देंगे एटम्स को। समझ गए? यहाँ पे इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सही तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। समझ में आया? तो सिंपल आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो आप मान लेंगे कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे ये दिया होता कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको आपको लिखना होता तो आप इसको कैसे लिखते? इस कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन तो कनेक्टेड है ही, और कितने बॉन्ड है? दो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो हम मान लेते कि दो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन और कनेक्टेड है इसके साथ।
इस नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन तो है ही, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसलिए 2 एक्स्ट्रा कार्बन और कनेक्टेड है इसके साथ। सिंपली आप मान लेंगे कि कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन कनेक्टेड है। तो अब अगर आप इसमें चेक करेंगे तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है ऊपर, नीचे वाले कार्बन में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? ऊपर वाले ग्रुप को। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? नीचे वाले ग्रुप को। अब राइट साइड में अगर आप चेक करोगे तो फिर वही बात हो गई। इसमें पहला एटम कार्बन है, इसमें पहला एटम ऑक्सीजन है। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 ऑक्सीजन है कि 3 ऑक्सीजन है। पहले एटम पे ही डिफरेंस आ गया, तो इसमें ऑक्सीजन है पहला एटम, इसमें कार्बन है। इसलिए पहली प्रायोरिटी मैं किसको दे दूँगा? ऑक्सीजन वाले को दे दूँगा और सेकंड प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलेगी? कार्बन को। तो इस तरीके से अपन प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। अगर ड्यूअली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड एटम हमारे पास आ गए तो हम तीसरा रूल यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा अगर आपको जरूरत है। इफ देयर इज ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड इन ए कंपाउंड, देन एटम्स कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड विल बी डुप्लीकेटेड एंड एटम्स कनेक्टेड विद ट्रिपल बॉन्ड विल बी ट्रिप्लीकेटेड। ठीक है, ये होके हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा? वन वन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ई नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे पहले ग्रुप्स को देख के, उन प्रायोरिटीज के बेसिस पे हम ई और जेड उसको नाम दे देंगे कि ई होगा या जेड होगा। अब एक स्पेशल टाइप के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, वो लास्ट एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं हम, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे तीसरी नोमेनक्लेचर। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड ऐसा दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इधर उन्होंने लगा रखा है एक ऐसा कंपाउंड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन लगा रखा है, ठीक है। और नीचे की तरफ उन्होंने लगा रखा है एक ऐसा कंपाउंड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड, ठीक है। इधर उन्होंने लगा रखा है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और नीचे उन्होंने लगा रखा है एक ऐसा कार्बन जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन, और आपको पूछा गया बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम ई होगा या जेड? तो साइक्लिक कंपाउंड के केस में आप क्या करेंगे? सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, आप वन बाय वन डायरेक्शन में चेक करेंगे। इस कार्बन से पहला एटम तो कार्बन है, इधर भी पहला एटम कार्बन है। अब आप दोनों डायरेक्शन में चेक करो। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो लिखते जाओ चाहिए उसको साथ साथ। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको क्या क्या आइटम मिलते हैं देखो। एंटी क्लॉकवाइज जाने पे पहला आइटम मिल रहा है कार्बन, दूसरा आइटम मिल रहा है ऑक्सीजन, तीसरा आइटम मिल रहा है कार्बन, चौथा आइटम मिल रहा है ऑक्सीजन, पांचवा आइटम मिल रहा है कार्बन और छठे आइटम पे वापस वहीं आ गए। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, है ना। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो मुझे ये सब मिले। इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाके देखो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 1 2 3 4 5, मतलब पहला तो कार्बन था ही, इस कार्बन के बाद की बात कर रहा हूं मैं ना, इस कार्बन के बाद की। तो इस कार्बन के बाद पहला आया कार्बन, दूसरा आया ऑक्सीजन, तीसरा आया ऑक्सीजन। ये लो, यही डिसाइड होगा। अगर इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसमें आ रहा है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऐसे ही क्लॉकवाइज जाके देख लो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कौन से में ज्यादा आ रहा है? इसमें थर्ड एटम आ रहा है कार्बन, पहला एटम इसमें कार्बन, इसमें भी कार्बन, दूसरा एटम इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, तीसरा एटम इसमें आ रहा है कार्बन, नीचे वाले में तीसरा एटम आ रहा है ऑक्सीजन। देखो ना, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नीचे वाले में एक ऑक्सीजन पहले आ गया, यहाँ जहाँ कार्बन आ रहा है वहां पे इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? नीचे वाले को मिलेगी। आप नंबर ऑफ एटम देख के प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप ऐसे चेक करेंगे वन बाय वन खुल के। ऐसे इसमें चेक करो, पहला एटम इसमें भी कार्बन है, पहला एटम इसमें भी कार्बन है, लेकिन इसमें दूसरा एटम कार्बन है दोनों तरफ से, इसमें दूसरा एटम क्या है? ऑक्सीजन आ गया इधर, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको। दूसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको। नाम क्या हो गया इसका? जेड। अब इसकी जगह मान लीजिए, इसकी जगह आपको अगर कुछ ऐसा गिवन होता, मान लो ये ऐसा नहीं गिवन है आपको, इधर इधर आपको गिवन है कुछ ऐसा। मैं एक दूसरा बनाता हूँ, इसमें भी मान लीजिए इधर ऑक्सीजन गिवन होता आपको, यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसा मिल जाता। अब आप क्या करते हैं? अब देखो, इसमें पहला आइटम कार्बन है, अब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते डायरेक्ट, हम चेक करते हैं पहले। इसमें फर्स्ट आइटम कार्बन है, इसमें भी फर्स्ट आइटम कार्बन है। अगर इधर से देखोगे तो इसमें दूसरा एटम कार्बन है, इधर से इसमें भी दूसरा एटम कार्बन है, इधर से इसमें दूसरा एटम ऑक्सीजन है, इधर से इसमें भी दूसरा एटम ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन इधर से देखोगे तो इसमें तीसरा एटम कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। इसमें चेक करो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सेम ही आ रहा है, लेकिन उधर से और चेक कर लो, कार्बन कार्बन कार्बन। एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे इसमें कार्बन 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 आ रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन आ रहा है। इसमें क्लॉकवाइज तो सेम ही आ रहे हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज थर्ड एटम में डिफरेंस आ गया। इसमें थर्ड एटम कार्बन है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें थर्ड एटम ऑक्सीजन है एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऊपर वाले को मिलेगी, और सेकंड प्रायोरिटी नीचे वाले को। नाम क्या हो जाएगा अब इसका? अब इसका नाम जेड नहीं रहेगा, अब इसका नाम हो जाएगा
ई आइसोमर, क्योंकि 1 1 ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के लिए प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। अगर ओपन चेन है, मैंने आपको बताया कैसा करना है। अगर साइक्लिक चेन है, मैंने आपको बताया कैसे करना है। इस तरीके से आप उनकी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए और उसके बाद उनको ई या जेड नाम दे दीजिए। ठीक है? अगर समझ नहीं आया तो एक बार इसको वापस वीडियो को चला के रिवाइज करके देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा। आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे, सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है जी? चलिए अब हम मूव करते हैं तीसरे नोमेनक्लेचर पे। एक खास टाइप का कंपाउंड जब अगर आपके पास आ जाए, तो हम यूज़ करते हैं सिन एंटी नोमेनक्लेचर। सिन एंटी नोमेनक्लेचर जो है, वो हम 2 टाइप के कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। सिन एंटी नोमेनक्लेचर जो है वो हम 2 टाइप के कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं ऑक्साइम्स के लिए। एक किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑक्साइम्स के लिए। और एक हम यूज़ करते हैं एज़ो कंपाउंड्स के लिए। ऑक्साइम्स क्या होते हैं? ऑक्साइम्स होते हैं वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ओएच, ये वाला ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होता है। कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और उसके साथ ओएच। तो याद रखना, नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, हमेशा उस पे एक लोन पेयर होता है। और कार्बन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है, तो उस पे हमेशा कुछ ना कुछ 2 ग्रुप मिलेंगे। या तो एक एल्काइल ग्रुप, जैसे मैं यहाँ पे CH3 बना देता हूँ, दोनों तरफ या तो कुछ ग्रुप कनेक्टेड होंगे, या तो एक हाइड्रोजन और एक ग्रुप कनेक्टेड होगा। ठीक है जी? याद रख पाएँगे ये चीज़? तो अब इसमें हम कैसे नाम डिसाइड करेंगे, सीधा-सा याद रखो। अगर OH और H ग्रुप अगर हाइड्रोजन है, एक तो हो सकते हैं ये जिनमें हाइड्रोजन हो। अगर हाइड्रोजन उसमें प्रेज़ेंट है, तो हाइड्रोजन और OH अगर अपोज़िट डायरेक्शन में है, तो उसको हम नाम देंगे एंटी। और अगर हाइड्रोजन और OH सेम साइड में है, अगर हाइड्रोजन और OH अपोज़िट साइड में है, तो उसको हम नाम देंगे एंटी। और अगर हाइड्रोजन और OH सेम साइड में है, तो उसको हम नाम देंगे सिन। सिंपल सा। जब भी आपके पास ऑक्साइम्स आ जाएँ, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके साथ OH कनेक्टेड हो और लोन पेयर कनेक्टेड हो। तो लोन पेयर और OH और हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो एंटी, OH और हाइड्रोजन सेम साइड तो सिन, ठीक है? लेकिन ये ऑक्साइम्स कई बार आपको दूसरे टाइप का भी मिल सकता है। ये ऐसा मिल सकता है CH3 कार्बन C2H5। अच्छा, अगर ऐसा मिल गया CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH लोन पेयर, इस केस में क्या करोगे? इस केस में इसको सिन बोलोगे या एंटी? इसको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस कार्बन से कनेक्टेड दोनों ग्रुप सेम हो गए। क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं, ये कंपाउंड जीआई शो ही नहीं करेगा। तो इस कंपाउंड को हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर लेकिन मान लीजिए आपको CH3 की जगह यहाँ कुछ और गिवन हो। यहाँ आपको गिवन है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके साथ OH, इसके साथ लोन पेयर, और यहाँ पे C2H5। CH3 की जगह मुझे क्या दे दिया? C2H5 दे दिया। अब इसको सिन बोलोगे या एंटी? सर, अब कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन के बिना कैसे डिसाइड करें, है ना? तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइप से इसका नाम लिखा जा सकता है। OH ग्रुप के सामने या अपोजिट में देखेंगे, OH के अपोजिट में कौन है? C2H5। तो C2H5 के लिए क्या मैं इसको एंटी बोल सकता हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन जब OH के अपोजिट था तब उसको एंटी बोलते थे। तो क्या ये C2H5 के लिए एंटी है? तो इसको मैं बोल सकता हूँ एंटी इथाइल, क्योंकि इथाइल जो है वो इसमें कहाँ प्रेजेंट है? एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट है। लेकिन OH और H जब आमने-सामने होते हैं तो इसको सिन बोलते हैं। तो क्या CH3 के हिसाब से देखने पे ये सिन नहीं है? बिल्कुल। तो मैं इसको एंटी इथाइल भी बोल सकता हूँ या फिर सिन मिथाइल भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं इसको हम? एंटी इथाइल बोल सकते हैं या सिन मिथाइल बोल सकते हैं। आपको कोई बोले कि इसका आइसोमर बना के दिखाओ जो इसका दूसरा आइसोमर बनता है, तो बना के दिखा दो आराम से। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, C2H5 को ऊपर ले जाओ, CH3 को नीचे ले आओ। नाइट्रोजन वालों को एज इट इज रहने दो, OH और लोन पेयर को। अब इसका नाम क्या हो जाएगा दूसरे, ये नाम जो है ऊपर वाला नाम जो लिखा है मैंने, ये इसके लिए है। एंटी इथाइल या सिन मिथाइल इसको बोलेंगे। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा देखो, C2H5 और OH आमने सामने है, तो C2H5 के लिए क्या हो गया? सिन हो गया। तो अब मैं इसको क्या बोल दूंगा? सिन इथाइल या फिर एंटी मिथाइल। तो बस आपको एक बार देखना है इन चीज़ों को, आपको याद रह जाएँगे ना, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको बस याद रखना है रूल्स को कि कब सिन एंटी बोलेंगे, कब इजेड बोलेंगे, कब सिस ट्रांस बोलेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और एक बार अगर आपने उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नाम दे दिया, फिर आपको 2 कंपाउंड देके पूछा गया है कि बताओ ये दोनों एक-दूसरे के जीआई हैं या नहीं है? इज़िली उनकी नेमिंग करो और देख लो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और नेमिंग डिफरेंट आ रही है, तो मतलब वो एक-दूसरे के क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, अदरवाइज़ वो सेम कंपाउंड है। ठीक है जी? आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर 2 ग्रुप आमने-सामने हैं एक में, दूसरे में वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं, तो मतलब वो एक-दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, अदरवाइज़ वो नहीं है। ठीक है जी? ये बात हो गई इनकी। अब इसमें एक छोटा-सा टॉपिक और रहता है साथ में अपने, कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने हो। अगर आपको कोई कंपाउंड गिवन है और उसमें बोला गया है कि बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, वो आपको काउंट करना हो, तो वो टॉपिक और आप याद रखेंगे। हम क्या काउंट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स।
टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? एक आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। दो टाइप के कंपाउंड मिल सकते हैं आपको, बताऊंगा अभी मैं एग्जांपल से भी कौन कौन से। पहला आपको मिल सकते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। कैसे मिल सकते हैं आपको? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड मिल सकते हैं। अगर आपको अनसिमेट्रिकल कंपाउंड मिलते हैं तो आप उस केस में कैसे जीआई चेक करेंगे, बताता हूं मैं आपको। टोटल नंबर ऑफ जीआई जो है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उस कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो हो जाएंगे 2n। अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो उसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। वेयर n जो है वो है टोटल नंबर ऑफ साइट्स, टोटल नंबर ऑफ साइट्स दैट कैन शो जीआई, साइट्स दैट कैन शो जीआई। क्या मतलब होगा इसका, अभी बताता हूं मैं। अभी बस याद रख लो कि अगर एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है उसमें टोटल नंबर ऑफ जीआई हो जाएंगे 2n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ साइट्स दैट कैन शो जीआई। और दूसरा, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, सॉरी, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का तो हमने देख लिया, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, कंपाउंड सिमेट्रिकल, अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे हैं हम, समझना इस चीज को। अगर मान लो आपके पास कोई एक कंपाउंड है, उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहा है, तब तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? दो। एक उसकी सिस फॉर्म, दूसरी उसकी ट्रांसफॉर्म। सिंपल है ना? अगर कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? एक सिस फॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर एक से ज्यादा, मान लो 5 डबल बॉन्ड है उसमें जो जीआई शो कर रहे हैं, तो आप सारे बना बना के देखोगे क्या? सिस ट्रांस इजेड 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 इजेड, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला याद रखते हैं कि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो 2n, और अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। सिमेट्रिकल कंपाउंड में हमें दो टाइप की चीजें मिल सकती हैं। पहला, अगर n की वैल्यू इवन है, ये भी याद मत रखो, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, बस वो चीजें बदल जाएंगी। फॉर्मूला इसमें क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ जीआई का जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ जीआई का जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास हो जाएगा 2n-1 प्लस 2p-1। अगर आपके पास कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ जीआई हो जाएंगे 2n-1 प्लस 2p-1। n अभी भी वही है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ साइट दैट कैन शो जीआई। अब n की वैल्यू जो है ना वो इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है, दोनों हो सकती है ना, कितनी भी आ सकती है साइट्स तो जो जीआई शो करें। तो अगर n इवन है, p जो है वो एक वेरिएबल है, p अलग से कोई साइट्स नहीं है कुछ भी, हमारे पास p एक वेरिएबल है। अगर n की वैल्यू इवन है तो p की वैल्यू हो जाएगी n/2, और अगर n की वैल्यू ओड है तो p की वैल्यू हो जाएगी n+1/2। ये हमने बस एक सिंपल ट्रिक बना लिया है, एक सिंपल फॉर्मूला बना लिया है वेरिएबल्स की हेल्प से, जिससे हम टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट कर पाए, है ना? आपको इस चीज से वो नहीं करना है, बस आपको क्या याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ जीआई जो है वो 2n हो जाएंगे अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, जहां पे n वो टोटल साइट्स हैं जो जीआई शो कर रही हैं, और अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ जीआई हो जाएंगे 2n-1 प्लस 2p-1। अगर n की वैल्यू इवन है तो pn/2, और अगर n की वैल्यू ओड है तो pn+1/2। अभी आप समझेंगे जब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एक दो एग्जांपल देखते हैं तो फिर खत्म करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर आपको पूछा जाए CH3 सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH2 सिग्मा बॉन्ड CH2 सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH3, ठीक है? ये आपको एक कंपाउंड गिवन है। आपको पूछा गया कि बताइए इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है। तो सबसे पहले पहला काम आप क्या करेंगे? कंपाउंड जीआई शो कर रहा है ना, क्या ये डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? बिल्कुल। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक CH3, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक बड़ा सा ग्रुप, जीआई शो करेगा। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? एक हाइड्रोजन एक CH3 एक हाइड्रोजन एक बड़ा सा ग्रुप, ये भी जीआई शो करेगा। बिल्कुल कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या कंपाउंड सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल चेक करने के लिए आप कंपाउंड को एग्जैक्ट बीच से तोड़ देंगे। बीच से तोड़ने पे इधर क्या एक दूसरे की मिरर इमेज आ रही है? ये बिल्कुल देखो, इधर पहला CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल है कंपाउंड। और कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो आपको जीआई का फॉर्मूला याद आ जाएगा सीधा सीधा, क्या? 2n-1 प्लस 2p-1। n की वैल्यू क्या हो गई? 1 and 1 2, दो साइड है ना, ये पूरा डबल बॉन्ड, ये दोनों एटम मिलके जीआई शो कर रहे हैं, ये दोनों मिलके जीआई शो कर रहे हैं। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, n की वैल्यू आ गई 2, और n की वैल्यू 2 है मतलब n की वैल्यू इवन है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/2 दैट इज 1। तो यहां से ये जीआई की वैल्यू अपने पास आ गई 2^2 - 1 प्लस 2^1 - 1 दैट इज 2^1 प्लस 1 दैट इज 3। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए अपने पास? इसके 3 जीआई हो जाए। ठीक है जी, आप इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए आपको एक और कंपाउंड गिवन है, यहीं पे मैं साइड में लिख देता हूँ। आपको एक और कंपाउंड गिवन है जिसका आपको जीआई कैलकुलेट करना है। CH3 सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH
सिग्मा बॉन्ड CH2, सिग्मा बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिग्मा बॉन्ड CH3। ये आपको एक कंपाउंड गिवन है, बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसमें आप पहला चेक करेंगे कि क्या कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या कंपाउंड सिमेट्रिकल है, क्या कंपाउंड सिमेट्रिकल है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच वाले कार्बन से काट दो। बीच वाले कार्बन से काटूंगा तो क्या दोनों तरफ से सिमेट्रिकल आ रहा है, बिल्कुल अभी भी सिमेट्रिकल आ रहा है। और अभी भी सिमेट्रिकल आ रहा है तो हो क्या जाएगा, आंसर अभी भी क्या आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि n की वैल्यू तो अभी भी 2 ही है। समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड गिवन है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड गिवन है CH3, सिग्मा बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिग्मा बॉन्ड CH2, सिग्मा बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सॉरी C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, सिग्मा बॉन्ड CH। ये कंपाउंड आपको गिवन है और उसमें पूछा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या ये डबल बॉन्ड यही शो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या ये डबल बॉन्ड है कि क्यूमिलीन है, क्यूमिलीन है। और क्या ये क्यूमिलीन यही शो करेगा। अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो क्यूमिलीन में और उसके दोनों ग्रुप से डिफरेंट हो तो बिल्कुल क्यूमिलीन यही शो करता है। लेकिन क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, हो ही नहीं सकता। इसके एक तरफ क्यूमिलीन प्रेजेंट है, एक तरफ एक डबल बॉन्ड, आप काटोगे तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल कभी आ ही नहीं सकती। यानी ये कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीआई सिंपली कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2 रेज़ टू पावर n। n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए 4। ठीक है, बता सकते हो आराम से, आराम से कैलकुलेट कर लोगे ना। आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है, एक लास्ट कंपाउंड और हो जाए, है ना। इसके बाद आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बता सकते हो या नहीं बता सकते। मान लीजिए आपको ये कंपाउंड गिवन है, एक CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, सिग्मा बॉन्ड CH3। यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है। आपको पूछा गया बताओ इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे। तो सबसे पहले आप चेक करो क्या कंपाउंड सिमेट्रिकल है, नहीं है। कंपाउंड को अगर ब्रेक करोगे तो अनसिमेट्रिकल आ रहा है। पहला काम क्या हो गया हमारा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में हम जीआई कैसे चेक करते हैं, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में जीआई चेक करने के लिए एन की वैल्यू फाइंड आउट करो पहले। एन की वैल्यू कितनी हो गई, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा। एक हाइड्रोजन एक CH3, एक हाइड्रोजन एक तरफ बड़ी सी चेन। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन से कनेक्टेड दोनों हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है, नहीं करेगा। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, हमें याद है अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 8 से कम है तो डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता है। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये दोनों डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये रिंग जीआई शो करेगी, रिंग के लिए कंडीशन क्या थी, किन्हीं भी दो sp3 एटम की दोनों वैलेंसी अगर डिफरेंट हो गई तो रिंग जीआई शो करेगी। तो बिल्कुल ये रिंग जीआई शो करेगी। ये डबल बॉन्ड तो जीआई शो नहीं करेंगे, लेकिन ये रिंग जीआई शो करेगी। तो n की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, यहाँ पे भी n की वैल्यू हो गई 2। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 4। तो आई थिंक अब अगर आपको कोई भी कंपाउंड मिलता है जिसके लिए आपको बोला जाता है कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो आप अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल देख के आराम से डिसाइड कर लोगे ना। बस एक चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड गिवन, अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड गिवन हो जिसमें एक साइक्लिक रिंग हो, कंपाउंड में क्या हो, एक साइक्लिक रिंग हो, और साइक्लिक रिंग पे 3 से एटलीस्ट एटलीस्ट 3 sp3 एटम्स की वैलेंसी डिफरेंट हो, 3 sp3 एटम्स की वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, उस केस में हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको अगर ये एक कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे एक जुड़ा है A, यहाँ एक जुड़ा है B, यहाँ एक जुड़ा है C, और आपको पूछा है कि बताइए क्या ये कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे। तो आपको पता है कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, इन जगह पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना, पता है ये चीज आपको। ठीक है जी। आप बोलोगे सर देखो इसकी भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, सर इसकी भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इसकी भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, तो मतलब ये कंपाउंड जीआई तो शो करेगा। और एन की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई, एक ये दोनों मिलके करेंगे, एक ये दोनों मिलके करेंगे, एक ये दोनों मिलके करेंगे, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, तो आंसर हो जाना चाहिए 2 रेज़ टू पावर 3 8। लेकिन ऐसे नहीं होगा। जब भी किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर किन्हीं भी 3 एटम की वैलेंसी एटलीस्ट डिफरेंट हो गई तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हमें बना बना के देखना पड़ेगा। कैसे बना के देखेंगे सर, बना के देखने का तरीका क्या होगा, तो देखो इसका सिंपल सा तरीका आप ऐसे चेक कर लोगे। इस पे मैंने बताया था रिंग में हमेशा ये जो ग्रुप्स होते हैं कहाँ होते हैं, वेज डेज पे होते हैं। इसी वीडियो में हमने बात की थी कि ये हमेशा वेज डेज पे होते हैं। तो मैंने मान लिया कि ऊपर वाले में ए जो है वो वेज पे है, इसमें बी जो है वो भी वेज पे है,
और यहाँ पे सी जो है वो भी वेज पे है। ये एक ओरिएंटेशन हो गया इस कंपाउंड का। तो क्या इस कंपाउंड का एक दूसरा ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है कि ए जो है, बी और सी जो है, बी और सी जो है वो वेज पे ही है, बी और सी ग्रुप वेज पे ही है, ए को मैंने डैश पे भेज दिया। क्या ये और ये सेम ओरिएंटेशन है या अलग अलग ओरिएंटेशन है? अलग अलग ओरिएंटेशन है, क्योंकि इसमें तीनों आमने सामने थे, इसमें दो आमने सामने, एक पीछा चला गया। क्या एक ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जिसमें ए और बी सामने रहें, ए और बी जो है वो वेज पे रहें और सी जो है वो डैश पे चला जाए? बिल्कुल, ये भी अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों आमने सामने है, इसमें बी और सी आमने सामने है, ए पीछे है, इसमें ए और बी आमने सामने है, सी पीछे है। क्या एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें ए और सी सामने रहें, ए और सी वेज पे रहें और डैश पे कौन चला जाए? बी चला जाए। बिल्कुल एक ऐसा भी हो सकता है। अब बोलोगे सर एक ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें ए वेज पे रहे, बी और सी डैश पे चले जाएं। लेकिन वो वाला जैसे बता देता हूं मैं यहाँ पे, सर एक ऐसा भी तो पॉसिबल है जिसमें ए जो है वो तो वेज पे रहे, बी भी डैश पे चला जाए, सी भी डैश पे चला जाए, बी और सी और ए वेज पे रहे। लेकिन वो ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम ही है। ये सेम कैसे हैं? देखो, बी और सी दोनों डैश पे चले गए तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी और सी आमने सामने और ए उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में? और इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए भी बी और सी आमने सामने, ए उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये और ये सेम ही है, इसलिए इसको अलग से काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ ये चार ही कंपाउंड बनेंगे जो इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आपको इस टाइप के जितने भी हैं वो आपको हमेशा बना के देखने पड़ेंगे। आप चार आंसर नहीं दोगे हर केस में। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लें। मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, उसी रिंग में तीनों सेम है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। ये तीनों आपको मिल गए। इसमें आपको पूछा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। तो इसमें आप कैसे चेक करोगे? देखो, एक बार तो सर ये हो सकता है कि तीनों वेज पे प्रेजेंट हो, तीनों कहाँ हो? वेज पे। ए वेज पे हो, ए वेज पे हो, ए वेज पे हो। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। सर एक ये हो सकता है कि एक ए को डैश पे भेज दें, एक ए को डैश पे भेज दिया, बाकी दो ए अभी भी वेज पे हैं, है ना? सर एक तीसरा ये हो सकता है कि एक ए को वेज पे रखें, एक तीसरा ये हो सकता है कि एक ए को वेज पे रखें, दो ए को डैश पे भेज दें। लेकिन ये वाला और ये वाला अलग-अलग है या सेम है? चेक करो, दो ए आमने-सामने, एक उनके पीछे, दो ए आमने-सामने, एक उनके पीछे, यानी ये तो हम रिपीट कर रहे हैं, नहीं होगा। सर तीनों को डैश पे भेजने दो, तो भी तीनों आमने-सामने रहेंगे, इसमें भी तीनों आमने-सामने हैं। तो क्या इन दो के अलावा कोई तीसरा ओरिएंटेशन पॉसिबल है? नहीं जी, कोई तीसरा ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा आ गया, अगर ऐसा कंपाउंड आ गया, उस केस में सिर्फ ये दो ही कंपाउंड हमारे पास पॉसिबल होंगे, दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास पॉसिबल होंगे। तो आई थिंक अब यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। करना क्या है आपको? पहली चीज, अगर उसमें पूछा है कि ये कंपाउंड जीआई शो कर सकता है या नहीं कर सकता, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली ये चीज। अगर आपको पूछा जाता है कि इसका नाम बताओ या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के जीआई होंगे या नहीं होंगे, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा, आपको एक कंपाउंड देके पूछा जाता है बताओ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंप्लीट होता है। इनके क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना एक बार, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस अब हो जाएंगे अगर आपने थ्योरी को ढंग से पढ़ा है। अगर नहीं हो रहे तो एक बार वापस थ्योरी को जल्दी से रिवाइज करना, उसके बाद करने की ट्राई करना, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के सोल्व। थैंक यू सो मच।